मानसहरा में एक ऐसा कुआं जहां पर नहाने से लड़कियां हामला हो जाती हैं। जब वहां एक कुंवारी लड़की नहाने गई तो उसके साथ क्या हुआ? मेरी आंख सुबह शोर से खुली थी। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो घर में कोई भी नहीं था। मुझे डर सा महसूस हुआ क्योंकि उन दिनों मेरी उम्र 14 साल थी और मेरे कान जरा सी आहट पर खड़े हो जाते थे। उन दिनों चोर और डाकुओं का भी बड़ा खौफ रहता था। ये शायद जलजले के बाद के दिनों की बात है, क्योंकि उन्हीं दिनों ये वारदातें बड़ी आम थीं। मैं भी इसी वजह से हर वक्त चौकन्नी रहती थी। मुझे चोरों से, डाकुओं से बड़ा डर लगता था, इसलिए मैं घबरा कर उठी थी। मैंने उठकर बाहर देखा तो घर सारा खाली था और सूरज की रोशनी घर में छन छन करके आ रही थी, क्योंकि घर के दरवाजे खुले हुए थे। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो अम्मा, अब्बा और मेरे सारे बहन भाई बाहर खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे नंगे पैर अपने सर को ढांपती बाहर आई। मैंने आंखें मलते बाहर देखा तो काफ़ी सारे आदमी नूर झरने के पास खड़े थे। ये हमारे घर के पास ही मौजूद था। तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला भी नहीं था। मानो तो तकरीबन 40 कदम के फासले पे ये झरना वाक़ई था, जो एक कुएं में गिरता था और फिर कुआं मजीद एक नाले की शक्ल इख्तियार करता हुआ दरिया में जा गिरता था। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते, पानी भरते और लेकर जाते थे। ये चश्मा किसी की ज़मीन नहीं था, यानी कि ये सभी के लिए एक मुश्तरका चीज़ थी जिससे सभी फ़ायदा उठाते थे। मगर आज सब लोग यहाँ पर जमा हो गए थे, और जमा क्यों हुए थे ये बात मुझे नहीं पता थी। हैरत की बात तो ये थी कि गांव के बड़े साहब भी यहाँ पर मौजूद थे और मैंने उन्हें आज पहली बार देखा था। उनकी गाड़ियाँ ठाट बाट ही अलग थीं। उन्हें देखकर मैं समझी नहीं थी कि यहाँ पर क्यों आए हैं, हालांकि वो गांव की ऐसी पसमानदा जगह पर आने का सोच भी नहीं सकते। मैंने अम्मा से पूछा कि ये क्या हो रहा है, बड़े खान यहाँ क्यों आए हैं? अम्मा मुझसे कहने लगी कि बेटी, आज ये कुआं हम लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं होगा। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? यहाँ से तो हम सब लोग पानी भरते हैं, अब क्या हमारा खेलना कूदना बंद हो जाएगा? हम इस कुएं से महरूम हो जाएंगे? बेटी, ये तो मुझे नहीं पता। बड़े खान साहब पता नहीं क्यों आए हैं। कहते हैं कि इस कुएं को बंद करना है और अब यहाँ पर एक हमाम बनाया जाएगा। पता नहीं कौन इस्तेमाल करेगा और कौन नहीं। हम सब लोगों को भी अपने अपने कामों में देर हो रही थी। बिलाखिर सब लोगों ने ये तमाशा देखना छोड़ा और अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। मैं भी अंदर आ गई। थोड़ी देर के बाद मेरी सहेली नौशीन हमारे घर आई तो मैंने उसको ये बात बताई कि आज नूर झरना बंद हो गया। चौधरी साहब ने कहा है कि झरने के ऊपर से कोई भी पानी नहीं भरेगा। जिसने भी भरना हो वो नीचे से भर ले। पता नहीं क्यों यहाँ पर एक रुकावट डाल दी गई है। नौशीन ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, कुएं की दूसरी तरफ एक ऐसा हमाम बनेगा जहां पर औरतें नहाया करेंगी। मुझे बहुत खुशी से वो बता रही थी। क्या मतलब? हम भी वहां नहाने जाया करेंगे? मैंने खुशी से चिल्लाते हुए पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाकर मुझे मजीद खुश कर दिया। ऐसे मत कहो, मुझे तो इस खबर से बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कि जिंदगी भर की कोई ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैं उसकी तरफ देखकर बोली तो वो कहने लगी कि ऐसा ही है, 2-3 दिनों के अंदर अंदर ये हमाम तैयार हो जाएगा और हम सब लोग वहां जाकर खेलेंगे। नौशीन की खुशी को तो काबिले दी थी, मगर मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा था। मैंने अम्मा को देखा तो वो बड़ी संजीदगी से हमारी तरफ देख रही थी। ना ही उनके दिल में कोई खुशी मालूम होती थी, ना ही चेहरे पर वो परेशानी के आलम में हमें देख रही थी। अम्मा, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुम भी चलकर नहा लेना। हम दोनों अम्मा की तरफ देखकर कहकहा लगाकर हंस पड़े। बेटा, मैं इसलिए नहीं परेशान कि तुम लोग वहां जाओगे या नहीं, इसलिए परेशान हूं कि अब सब गांव वाले पानी कहां से भरेंगे। तभी नौशीन ने अम्मी को बताया कि बड़े खान साहब ने लोगों के पानी का भी इंतजाम कर दिया है। हमाम में नहाने के लिए बस थोड़ा सा पानी आया करेगा, लेकिन बस इस बात की शर्त है कि पानी ताज़ा होना चाहिए। आखिर बड़े साहब सबको क्यों कह रहे हैं? अम्मी ने नौशीन से पूछा था। जी, ये तो मुझे नहीं पता खाला, लेकिन बस कोई ना कोई वजह तो होगी।
जो उनके बड़े खान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जाहिर है वो लोगों का भला चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नौशीन बड़े खान की तारीफ़ें कर रही थी और हम लोग बस सुने जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद हमाद घर आया तो उसने भी बताया कि ये खबर सच है। नूर झरना बंद होने लगा है और वहाँ पर एक हमाम बनाया जाएगा। अब ये लोग रोज़ इश्तियाक से देखते। कुएं के उस पास बहुत सारी जगह हमवार की गई और वहाँ पर एक हमाम बनाया गया। हमाम की 4 दीवारें थीं और उन्हें पत्थर से तामीर किया गया था। मैंने देखा तो उस हमाम को बिल्कुल महफूज तरीके से बनाया गया। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर वाकई में एक घर आबाद होने वाला है। हवा में नहाने का और साफ सुथरा होने का पूरा इंतज़ाम मौजूद था। मैंने अपने भाई से कहा कि यहाँ औरतें नहाएंगी, तो कहने लगा ये बिल्कुल दुरुस्त है। मर्दों ने नहाना होता तो इतना पर्दादारी करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर सिर्फ औरतें ही आया करेंगी। बड़े खान चाहते हैं कि औरतें भी गांव में कुछ तफरीह करें। उनके लिए भी कोई तफरीह का इंतज़ाम है और ना ही उनको नहाने धोने सफाई का इंतज़ाम है यहाँ पर। बस इसी वजह से गांव की सारी औरतें यहाँ आया करेंगी। हमाद की बातें सुनकर मैं और नौशीन दोनों खुश हो गए, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये हमाम किस फसाद की जड़ बन जाएगा और आने वाले वक्तों में हमारे लिए भी एक सज़ा बनकर रह जाएगा। मैं तो इस बात से नावाकिफ़ थी, मगर उस वक्त मेरी अम्मा परेशान लगती थी। मैं जब भी कोई बात पूछती तो वो यही कहती कि बेटा तुम नूर झरने की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, मुझे ये सब चीज़ें ठीक नहीं लग रही। अम्मा की बात सुनकर मैं हंसकर टाल देती थी। कुछ दिन गुजरे थे कि हमें पता चला हमाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। उस दिन बड़े खान आए और आकर उन्होंने उस हमाम का इफ्तिताह किया। मैं हैरान थी कि बड़े खान हमाम का इफ्तिताह करने क्यों आ रहे हैं। ऐसा तो तब किया जाता है जब शहर में कोई नई दुकान खुलती है, जबकि ये तो सिर्फ एक हमाम था। गांव की सब औरतें कुएं के पास जमा थीं, जहां पर बैठने की जगह भी बनाई गई थी। ये तो एक घर की तरह की जगह बन गई है। साथ पानी के बहते झरने और कुआं भी मौजूद था, जहां से पानी भी भरा जा सकता था। यहाँ कुछ भी नहीं बदला था सिवाय इस चीज़ के कि अब यहाँ नहाने धोने और सफाई करने का एक इंतज़ाम मौजूद था। बड़े खान गांव की औरतों से मुखातिब होकर कहने लगे कि मैं यहाँ बहुत जल्द एक ऐसी तब्दीली लाऊंगा जिससे सब लोग खुश हो जाएंगे, और यहाँ पर मैं औरतों की तफरीह और उनके फलाह के लिए काम करूँगा। सब लोग बड़े खान को अपना हीरो मानने लगे थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी गांव में ऐसा कुछ नहीं करवाया था जिससे औरतों को या बच्चों को फ़ायदा होता। सब लोग लड़ाई झगड़ों में और इंतकामी कार्रवाइयों में ही लगे रहते थे। लेकिन आज जो कुछ हुआ था ये बहुत मुख्तलिफ था, इसलिए बड़े खान के सभी मोतरफ हो गए थे। 2-3 दिन तो यूं ही चलता रहा। औरतें हमाम जाती, नहा धोकर वापस आती और हमाम के बड़े चर्चे भी हो रहे थे। फिर एक दिन असल फितने का आगाज हुआ। मैं उसे फितना इसलिए कहूंगी क्योंकि उसने हम जैसे लोगों को हमाम पर जाने से रोक दिया। उस दिन एक औरत आई जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी, और ये हमाम में बैठी सब लड़कियों से मुख्तलिफ बातें कर रही थी। छोटी छोटी बच्चियों को डरा धमका कर कहने लगी, लड़कियों ये तुम लोगों के आने की जगह नहीं है। आइंदा के बाद तुम में से कोई भी गैर शादीशुदा या कुंवारी लड़की मुझे इस हमाम में नजर न आए। यहाँ पर सिर्फ वही लड़कियां आएंगी जो कि शादीशुदा हैं या फिर बच्चे पैदा करना चाहती हैं। मैंने इस औरत को बड़े गौर से देखा था। उसकी शक्ल खाला सकीना जैसी थी, लेकिन मैंने इस गांव में कभी उन्हें देखा नहीं था। अमूमन गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे को सदियों तक जानते हैं, नस्लों तक उनको पहचानते हैं, एक दूसरे के दादा पर दादा से भी वाकिफ होते हैं। पर यह औरत बहुत अजनबी थी। मैंने आज से पहले इस गांव में उसे नहीं देखा था। आप कहाँ से आई हैं? मैं जहां से भी आई हूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहां से चली जाओ। मुझे उन औरतों से कोई बात नहीं करनी है। वो मेरी चेहरा देखकर ही पहचान गई थी कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। जाहिर है मेरी उम्र भी कम थी। मैं वहाँ से आ गई थी। मैं घर आई तो अम्मा घर पर मौजूद नहीं थी। मेरे साथ मेरी सहेली वहाँ से घर आई। कहने लगी कि तुम्हारी अम्मा तो इसी खाला के पास बैठी बातें सुन रही थी, वो तो वहाँ रुक सकती हैं क्योंकि वो शादीशुदा है। वहाँ पर तो सिर्फ हमारा जाना मना है। हम लोगों को, यानी कि जिन्हें सबसे ज़्यादा खुशी थी ये हमाम बनने की, वही लड़कियां वहाँ जा नहीं सकती थीं। मैं भी मायूस हो गई थी क्योंकि हमाम बहुत साफ सुथरा था,
اس کے اندر بیٹھ کر بہت اچھا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ہم کسی نئی دنیا میں آ گئے ہیں۔ جھرنے کی آواز بھی بڑی خوبصورتی سے ان دیواروں سے ٹکراتی تو ایک عجیب سا شور پیدا ہوتا تھا۔ میں اور نوشین بہت پریشان تھے کیونکہ ہم دونوں اس کنویں پر نہیں جا سکتے تھے، وہاں صرف شادی شدہ عورتوں کو ہی جانے کی اجازت تھی۔ پھر نوشین خوش ہو کر کہنے لگی، دیکھو کل جو ہم اچھی چادر اور بڑی شادی شدہ عورتوں والے کپڑے پہن کر جائیں گے تو انہیں کیا پتا چلے گا کہ یہاں کون آیا ہے؟ اور ویسے بھی دیکھو وہ نئی آئی ہے، وہ ہمیں زیادہ نہیں جانتی، ہم تھوڑا حلیہ بدل کر جائیں گے تو وہ بڑھیا ہمیں پہچان نہیں سکے گی۔ کل ہم بھی جا کر سنیں گے کہ وہ کیا باتیں کرتی ہیں۔ میں نوشین یہ سب باتیں کہہ رہے تھے کہ گھر میں اماں داخل ہوئیں۔ اماں بہت غصے میں لگ رہی تھیں۔ انہوں نے آتے ہی اپنی چادر چارپائی پہ پٹکی اور ہماری طرف دیکھ کے غصے سے بولی، اگر تم دونوں کا اللہ پر ایمان ہے تو خبردار دوبارہ اس حمام پر جانے کی بات بھی کی تو دیکھو میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے بھی ہیں، لیکن میں وہاں نہیں جا سکتی۔ کبھی تم لوگ کس منہ سے وہاں جاؤ گے؟ جب تمہاری ماں نہیں جا رہی تو وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، ماں آخر وہاں جانے سے اس عورت نے ہمیں کیوں منع کیا ہے؟ دیکھو بیٹی، کچھ باتیں بڑی عورتوں کو ہی سمجھ آتی ہیں، تم ابھی ان چیزوں سے بہت دور ہو۔ میں تمہیں بتا کر تمہارا ذہن پراہ گندہ نہیں کرنا چاہتی، دوبارہ مجھ سے یہ سوال مت کرنا، اماں نے غصے سے کہا تھا۔ میں اور نوشین نے ایک دوسرے کی طرف پریشان ہو کر دیکھا۔ ہم کب بڑے ہوں گے؟ نوشین نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ نوشین کی تو رشتے کی باتیں ہو رہی تھی، مگر تھی تو وہ کنواری ہی، شادی شدہ نہیں تھی، اس لیے اس کا بھی وہاں جانا ممنوع تھا۔ مجھے امی کی باتیں سن سن کر چڑ ہونے لگی تھی۔ میں بھی اس جگہ پر جانا چاہتی تھی جہاں باقی عورتیں جاتی تو ہمیں باہر نکال دیا جاتا تھا۔ میں نے ایک دو بار کوشش کی تھی کہ میں نور جھرنے میں جانے کی کوشش کروں گی، کہ میں نور جھرنے میں جاؤں اور وہاں جا کر انہی عورتوں کے ساتھ بیٹھوں، لیکن اب حمام کے باہر ایک 4 دیواری بنا دی گئی تھی۔ 4 دیواری کے ساتھ ایک دروازہ بھی تھا جو ہر وقت بند رہتا تھا۔ اسے ایک دن تو تالا ہی لگا دیا گیا۔ میں اور نوشین بس سوچتے ہی رہ جاتے تھے۔ ایک شام ہم وہاں پر کھڑے تھے کہ وہیں بوڑھی خالہ کمرے کے اندر سے نکلی اور ہمیں ڈانٹ کر بولی، تم لوگوں کا یہاں کیا کام ہے؟ میں نے اس دن نہیں بتا دیا تھا کہ یہاں پر صرف وہی لڑکیاں آئیں گی جو بچے پیدا کر سکتی ہیں یا جن کی شادی ہو چکی ہے؟ پھر تم دونوں کا یہاں کیا کام ہے؟ کیا تم لوگوں کو میری بات ایک بار سمجھ نہیں آتی؟ ہم اس کی باتیں سن کر اس کا منہ تکتی رہ گئیں۔ اس نے ہمیں کوئی وجہ نہیں بتائی کہ ہمیں یہاں کیوں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بس ہمیں ڈانٹ دیا اور وہی پرانی باتیں سنا دی تھیں۔ میرا دل پریشان تھا، لیکن میں اور نوشین کیا کر سکتے تھے؟ آہستہ آہستہ ہم یہ بات بھلانے لگے۔ لیکن ایک دن اسکول سے واپس آتے ہوئے جو منظر میں نے دیکھا اس نے ہمیں پھر سے متجسس کر دیا۔ سرخ رنگ کے ہلکے سے کپڑے پہنے ایک آدمی وہاں کھڑا تھا جو کہ اس حمام کے اندر جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے تھے تو پھر ایک آدمی کا کیا کام تھا، جبکہ یہ عورتوں کا حمام تھا، تو پھر یہاں پر صرف عورتوں کو ہی جانا چاہیے تھا نا۔ ہم نے سوچا کہ ہمیں اس بات پر احتجاج کرنا چاہیے کہ ایک شخص آخر یہاں پر کیوں ہے جبکہ وہ مرد ہے۔ ہم لڑکیاں ہو کر وہاں نہیں جا سکتی صرف اس وجہ سے کہ وہاں شادی شدہ عورتیں جاتی ہیں، تو پھر مرد کا کیا کام؟ میں اور نوشین اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ حمام سے ہی نکلا تھا اور واپس وہیں جا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اس کا دروازے تک پیچھا کیا، مگر جب دروازہ کھول کر وہ اندر گیا تو حمام سارا ہی خالی تھا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اور نوشین نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ اگر یہ اندر اکیلا ہے تو پھر اس کا مطلب یہاں کوئی نہیں ہے۔ نہیں، یہاں تو ہر وقت عورتوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ دیکھو نوشین، میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں، یہاں ضرور کوئی گڑبڑ ہے، ہمیں اس بارے میں جان پھٹک کرنی چاہیے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی باتیں ہم سے چھپائی جا رہی ہیں۔ تم اندر جا کر کیا کر لو گی؟ نوشین نے مجھے روکتے ہوئے کہا۔ میں جو حمام سے آگے جانا چاہتی تھی بالکل بھی اب اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ہم سے سچ چھپایا جائے، وہ بھی ہمارے گھر کے قریب واقع سب سے اچھی اور خوبصورت جگہ کے بارے میں۔ ہمیں پورا حق تھا کہ ہم یہاں کے بارے میں ایک ایک بات کو جان سکیں، کیونکہ یہ جگہ ہماری زمین تھی اور ہم یہاں بچپن سے پانی بھرنے آتے تھے۔ اس وقت وہ آدمی اندر چلا گیا تھا، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن میں نے نوشین سے کہا کہ کل ہم رات کے وقت یہاں آئیں گے، کیونکہ رات کے وقت کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ رات کے وقت یہاں آ کر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے۔
नौशीन ने भी मेरी बात से इत्तफाक किया। उसने कहा कि वो ताला काटने वाली एक आरी भी ले आएगी जहाँ से हम ताला तोड़कर अंदर जा सकेंगे। लेकिन अगर अंदर कुछ हुआ या खतरा हुआ तो खतरा किस बात का, यहाँ तो सारी औरतें ही हैं। हमने बस अंदर जाना है और जाकर देखना है। और वैसे भी हम दो ही अकेली तो नहीं है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमें डांट पड़ेगी, बेइज्जती होगी। मगर हम क्या जानते थे कि यहाँ दरवाज़ा खोलने से पहले हमारी मासूमियत हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाएगी, और ये कि हमें एक और जहन हमेशा के लिए हमारा बदल जाएगा। मैंने और नौशीन ने कल का मंसूबा अच्छी तरह से तरतीब दे दिया था। उसका छोटा भाई भी उसके साथ था। हमें कोई डर नहीं था कि आगे जाकर क्या होगा, मगर शायद हमारे नन्हे जहन ये नहीं सोच सके कि बहुत सारी हदें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ इंसान जवानी की दहलीज पार करने के बाद ही समझ सकता है। हम लोग अगले दिन मगरिब के बाद ही अपने अपने घरों से निकल गए। मेरी सहेली भी मेरे साथ आई थी। हम लोगों ने धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच गए जहां चार दीवारी बनी हुई थी। चार दीवारी का दरवाज़ा तोड़ने के बजाय हमें नौशीन के भाई ने मशवरा दिया कि क्यों ना हम लोग दीवार में दाखिल होकर अंदर चले जाएं। वैसे भी हम 3 थे। उसने कहा कि मैं तुम लोगों को बारी बारी करके दीवार टापने में मदद करूंगा। अगर तुम लोग दरवाजे का ताला काटने बैठ जाओगे तो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, ये ताला बाहर ही लगा है, यानी अंदर लोग मौजूद हैं, तो जब हम लोग ताला काटेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा और वो होशियार हो जाएंगे। और हो सकता है तुम लोग ये ताला काटो तो पता चले कि उन लोगों ने अंदर से भी कुंडी लगा रखी है। तो बेहतर यही है कि दीवार टाप लेते हैं ताकि उन लोगों को अचानक जाकर देख सकें कि यहाँ पर क्या करते हैं। नौशीन के भाई की बात बिल्कुल सही थी। ये लोग पता नहीं उस जगह के अंदर क्या कैसे जाते थे। अब तो यहाँ पर कोई औरतें भी नजर नहीं आती थी। जब भी जाते यहाँ कुएं के पास मौजूद घर पर ताला लगा होता था। ऐसा बज़ाहिर महसूस होता था कि यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन दरअसल उस कमरे में रहने के लिए एक मर्द हर रात आता था। लेकिन असल में ये कमरा खाली नहीं था। गांव वालों की नज़र से भले ये कमरा बचा हुआ था, मगर नौशीन और मेरी नज़र से नहीं। हमारा कुएं पर आना जाना बंद हो गया था और अब हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारी बातें नहीं देखने को मिली थी और हम इन सब बातों की जड़ तक पहुँचना चाहते थे। बहरहाल नौशीन के भाई ने हम दोनों को बारी बारी दीवार टापने में मदद की और फिर वो खुद भी दीवार फलांग कर अंदर आ गया। हमने देखा चार दीवारी के अंदर एक सहन बना हुआ था जो कि काफ़ी बड़ा था। उस सहन में अंधेरा छाया हुआ था। हम तीनों को डर भी लग रहा था। नौशीन ने मेरा हाथ पकड़कर उसका हाथ उसके भाई ने, हम तीनों आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ा रहे थे कि हमें अचानक भारी कदमों की आवाज़ आई और फिर किसी ने हम तीनों के मुंह पर हाथ रख दिया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि पीछे से आकर कोई हमें यूं दबोच लेगा। हम लोग तो बोलने के काबिल नहीं रहे। फिर हमारे साथ क्या हुआ हम नहीं जानते। जब हम लोगों की आंख खुली तो हम तीनों एक अंधेरी काल कोठरी में थे। मैं, नौशीन और उसका भाई एक दूसरे को देखने लगे। हमारे चेहरे पर खौफ था। हम नहीं जानते थे कि हम कहाँ आ गए हैं। हम लोगों ने याद करने की कोशिश की। नौशीन कहने लगी कि हम तो सिर्फ कुएं पर आए थे, वहाँ से इस काल कोठरी में कैसे आ सकते हैं? यकीनन हमें किसी शहर में लाया गया है कोई। मैंने कहा शहर में लाना आसान नहीं है। हम तीनों को छोटे बच्चे तो नहीं कि हमें थैली में डालकर कोई शहर ले आए। ज़रूर हम अपने ही गांव में मौजूद हैं, लेकिन कहीं मुख्तलिफ जगह पर हैं। ऐसा करते हैं, खुद चलकर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाहर क्या मामला हो रहा है। नौशीन तो बहुत डरी हुई थी। उसने कहा कि मैं किसी सूरत बाहर नहीं जाऊंगी, तुम लोग बाहर जाओ और पता करके आओ कि क्या हो रहा है। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला। हम तीनों के आगे वही आदमी खड़ा था जिसे हमने उस तरफ आते देखा था और हम डर गए थे। वहीं से तो इस तफ्तीश और तजस्सुस का आगाज़ हुआ था। मैंने देखा वो आदमी कद काट में 6 फुट था। उसका रंग पक्का था। वो गंदमी और थोड़े काले रंग का मालूम होता था। हमें देखकर वो शख्स गुस्से में गर्राने लगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जब मैंने मना किया था कि यहाँ पर गैर शादीशुदा लड़कियाँ या लड़के नहीं आ सकते, तो तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? आइंदा के बाद अगर मैंने तुम लोगों को यहाँ देखा तो मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगा। बल्कि आइंदा क्यों, मैं आज ही तुम्हारा इलाज करता हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी दीवार फलांगने की, यहाँ पर आने की? आज कल मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया है तो तुम लोग आइंदा भी आते रहोगे, और मैं इस किस्म की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। इस आदमी की खौफनाक शक्ल देखकर हम लोग रोने लगे। हम तीनों को रोता देखकर वो कुछ सोचने लगा। बाहर आ जाओ तीनों,
جا کر وضو کر لو۔ ہم لوگوں نے چشمے کے اس ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد اس نے ہم سب کو قرآن پاک دیا۔ قرآن پاک ہمارے آگے رکھا اور کہنے لگا کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم لوگ یہ بات گاؤں میں کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ تم لوگ یہاں آئے تھے میرے کمرے میں اور تم لوگوں نے مجھے دیکھا، بہت ڈرے ہوئے تھے، خوفزدہ تھے۔ ہم لوگوں نے مارے ڈر کے قسم کھا لی کیونکہ ہمیں تو اپنی جان بچانے کا خطرہ تھا۔ ہم لوگ وہاں سے جیسے تیسے کر کے جان چھڑا کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد میں گھر آئی تو مجھے بھی بخار ہو گیا۔ ہم دونوں تو بیچاری لڑکیاں تھیں، ہمارے خوف کے کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھیں، لیکن نوشین کا بھائی چپ رہنے والا نہیں تھا۔ اس نے جا کر امام صاحب کو یہ ساری بات بتا دی۔ گاؤں میں ہر طرف یہ بات پھیل چکی تھی۔ اس آدمی کو لگا تھا کہ شاید ہم لوگ گاؤں کے ڈرپوک بچے ہیں اور قسم کھا کر ہم کسی کو یہ بات نہیں بتائیں گے، اور واقعتاً ایسا ہی تھا۔ نوشین نے اور میں نے کسی کو نہیں بتائی، لیکن اس کے بھائی نے یہ ہر بات ہر جگہ مشہور کر دی۔ بالآخر سب گاؤں والوں نے مل کر اس جگہ کے ساتھ خان صاحب سے مطالبہ کیا کہ اس جگہ کو کھولا جائے، کیونکہ ہم یہاں پر ایک ایسے آدمی کو نہیں رہنے دے سکتے جسے ہم جانتے تک نہیں۔ کل کو وہ گاؤں والوں کو نقصان پہنچائے تو ہم کیا کریں گے؟ بڑے خان صاحب مجبور ہو گئے۔ بالآخر انہوں نے گاؤں والوں کے سامنے حقیقت کو قبول کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ یہاں ایک بہت بڑے خطرناک مجرم کو پناہ دیے ہوئے تھے۔ وہ مجھے چونکہ اس کا دوست ہے اور سزائے موت کا قیدی ہے اور بہت بڑی جیل سے بھاگ کر آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ اسے پناہ دینا چاہتے تھے۔ وہ ان کا جگری دوست تھا۔ بڑے خان صاحب اتنا بڑا ناٹک کریں گے صرف اپنے ایک دوست کو پناہ دینے کے لیے؟ وہ باقی عورتوں کا یہاں نہ جانا بند کروا دیں گے۔ عورتوں کو دور دور جانا پڑتا تو وہ پانی بھرنے کے لیے اب اس گھاٹی کے قریب نہیں آتی تھی، کیونکہ انہیں ڈر لگتا تھا۔ ہر عورت کو یہی کہا جاتا کہ تم یہاں نہیں جا سکتی۔ کنواری کو کہا جاتا کہ یہاں صرف حاملہ عورتیں ہی آتی ہیں۔ حاملہ کو کہا جاتا کہ صرف کنواری عورتیں ہی آتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے خان صاحب نے اس جگہ کو خوف کی علامت بنا دیا تھا، لیکن گاؤں والوں کی ضد کرنے، اصرار کرنے اور آواز اٹھانے پر بڑے خان کو اس شخص کو یہاں سے بھیجنا پڑا، کیونکہ وہ ایک خطرناک مجرم تھا اور گاؤں والے اس کی موجودگی میں خود کو غیر محفوظ تصور کرتے تھے۔